KP classes dedicated to excellence. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू केपी क्लासेस। दिस इज रत्नाकर सर। और आज के क्लास में देखो हम लोग करने वाले हैं CUET 2022 का पेपर सॉल्यूशन पार्ट 2। ओके, तो आज के क्लास में हम जो फोकस करेंगे वो है इंग्लिश, जीके एंड रीजनिंग के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं 2022 के उनके। ठीक है, हमने पहला वीडियो किया, हमें बहुत सारे कमेंट्स मिले कि सर अगर आप थोड़ा डेट वाइज अगर आप कर सकते, थोड़ा डेट अगर मेंशन कर देते तो थोड़ा बेटर होता, हमें पेपर आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सुविधा होता। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, आज की क्लास में मैं थोड़ा डेट मेंशन कर दे रहा हूँ। आज का जो पेपर मैंने लिया है, ओके, आज का जो पेपर मैंने लिया है ये देखो, ये जो पेपर है ये 26 अगस्त का है। ठीक है, ये लास्ट जो पेपर मैंने आज के लिए लिया है वो 26 अगस्त का है। 26 अगस्त 2022 में जो एग्जाम हुआ था CUET का पेपर, मैंने उस पेपर का लिया है। ठीक है, उस पेपर के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। इस पेपर को हम लोग दो पार्ट में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। देखो ये सारे के सारे CUET के क्वेश्चंस हैं। तो पहले देखो स्टार्टिंग हम करेंगे आज थोड़े उन क्वेश्चन से जो हमारे जनरल नॉलेज में आते हैं। ठीक है, मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लास्ट के क्वेश्चन में हम जो है थोड़ा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके डील करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो मैं जो करूंगा, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर नहीं बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली वो एरिया स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ जहां से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये है क्या, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज और इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलूँ सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस के जो सब सिटीज़ हैं, कौन कौन सी सिटीज़ में आते हैं, ये हमें पढ़ना है, ये हमें कवर करना है। ये सब देखो एक एक क्वेश्चन नहीं रहा, जैसे इन विच सिटी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इज इस्टेब्लिश्ड। ठीक है, सो इट इज स्टैब्लिश्ड इन मीरठ, इट इज स्टैब्लिश्ड इन मीरठ। लेकिन तुम जब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, तुम्हें इसे ऐसा क्वेश्चन ट्रीट नहीं करना है, तुम्हें इसे एज अ सेक्शन ट्रीट करना है। मतलब मेरे पास जो है वो है अब क्या, इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज, इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर एक्सेलेंस जो सब बनाए हुए हैं। ठीक है, वो सब किस किस सिटी में है। ठीक है, या फिर इंपॉर्टेंट जैसे ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हो गया, ऐसा एजुकेशनल यूनिवर्सिटी या फिर कोई और यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ एजुकेशन बोल सकते हो, स्पोर्ट्स बोल सकते हो। ठीक है, या फिर फाइन आर्ट्स बोल सकते हो। इन सब से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसकी आपको एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरा इंडिकेशन है इस तरह। ठीक है, तो मैं हर एक सेक्शन में देखो ये इंडिकेट करता चलूंगा। ओके, मैं हर एक सेक्शन में इंडिकेट करता चलूंगा कि हमें कहाँ पर कौन कौन चीजों के लिए स्पेशली ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले 15 क्वेश्चन मैंने जीके से लिए हैं, फर्स्ट जीके हम लोग देख लेते हैं। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो लिस्ट दिख रहा है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो तुमको लिस्ट 1 में दिख रहा है देयर आर नोबेल प्राइज विनर्स नेमली अभिजीत बैनर्जी, कल्याण सत्यार्थी, CV रमन एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। और जो एरिया में इन्हें मिला है वो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड फिजिक्स। नाउ द गुड पार्ट इज अगर तुम्हें एक या दो ऑप्शंस भी पता है, देन ऑल्सो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ लोग जो है जो इस मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं। आई डोंट थिंक इज अ बैड थिंग, इट इज एक्चुअली वेरी गुड थिंग। हो सकता है तुम्हें इसके जगह एक क्वेश्चन पूछा होता कि सपोज तुमसे ये पूछा होता कि कल्याण सत्यार्थी को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या इससे डिफिकल्ट नहीं होता। सपोज तुम्हें कल्याण सत्यार्थी को किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है तुम नहीं जानते, लेकिन तुम ये जानते हो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को किस में मिला है, या CV रमन जी को किस में मिला है, या अभिजीत बैनर्जी जी को किस में मिला है। तो ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया ना, तुम्हारे लिए प्रोबेबिलिटी अब अच्छी हो गई कि अगर तुम इसमें से दो चार में से तुम अगर एक भी सही हिट कर सको, तुम एटलीस्ट 50% प्रोबेबिलिटी या ऑलमोस्ट 100% प्रोबेबिलिटी के साथ ये क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये पता था कि रविन्द्रनाथ टैगोर को तो भाई किस में मिला होगा, लिटरेचर में ही मिला होगा, उन्हें जगत गुरु बोला जाता है ना।
तो रविन्द्रनाथ टैगोर सर को लिटरेचर मिला होगा, मतलब डी इज गोइंग टू टू, D2 इज गोइंग टू हैपन। देखो जैसे मुझे पता चल गया D2 है, मतलब आइदर ऑप्शन बी आंसर होगा और ऑप्शन सी आंसर होगा। D1 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, D3 तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। तो मैं यही बोल रहा हूं दैट अगर तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसको देख के डरना नहीं है, इन्हीं तरह के क्वेश्चंस हमें करने हैं। ठीक है, अगर हमें इंडिविजुअल दिया होता तो हमारे लिए सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन जब हमें चार ऑप्शन दिए हैं, हम चारों में से एलिमिनेट करके अगर हमें दो ही पता हो, देन ऑल्सो आई थिंक आराम से आप इसे 80 to 90% AKB के साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके, अब सपोज सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, हमें पता है सीवी रमन को फिजिक्स में मिला था, तो ऑप्शन सी के लिए 4 होना चाहिए। ऑप्शन सी के लिए 4 देखो ऑप्शन सी में है, तो मतलब दिस विल बी आंसर, दिस विल बी आंसर। ठीक है, और यहीं से मुझे क्या पता चल गया कि बी का हो रहा है 1, कैलाश सत्यार्थी को पीस पे मिला था, एंड ए का हो रहा है 3 एंड अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिला था। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी एक एनजीओ भी चलाते हैं, उस एनजीओ का नाम भी आपको देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इन सबको तुम इंडिविजुअल क्वेश्चन की तरह मत सोचो, तुम इनसे रिलेटेड और जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो वो भी निकालो। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द रेट एट विच बैंक्स पार्ट शॉर्ट टर्म एक्सेस लिक्विडिटी विथ आरबीआई इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। हमें पता है क्या कि भाई बैंक्स के पास जो एक्सेस लिक्विडिटी होता है वो आरबीआई को दे सकते हैं, और जिसके लिए आरबीआई उन्हें जिस रेट पे देता है दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, रिपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है। दीज आर सम टर्मिनोलॉजीज, जैसे एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, ये क्या होता है पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो हु हैज डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया किसने डिजाइन किया था, इट वॉज डिजाइन बाई पिंगली वेंकैया, है ना, इट वॉज डिजाइन बाई पिंगली वेंकैया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज वेदांगास, कल्प, आयुर्वेदा, व्याकरण, मनुस्मृति या ज्योतिष। कल्प, व्याकरण और ज्योतिष को हम लोग क्या मानते हैं, वेदांगास मानते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा, ACNE, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। क्या दिया है, स्मृति, जुबैन ईरानी, डॉक्टर शंकराचार्य, सैयद अकबरुद्दीन, ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी। और इन्होंने कोई बुक्स लिखी है, जैसे इंडिया वर्सेस यूके, द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी, लाल सलाम, अ नॉवेल, ओके, एंड ब्रिजेंद्र लाल गोस्वामी, कन्वर्सेशंस, इंडिया लीडिंग आर्ट हिस्टोरियन इंगेजेस विथ 101 थीम्स एंड मोर। तो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। आई थिंक यहाँ पे हाँ, जस्ट अ मिनट, मैं एक बार यस लाइव पे देख लो। ओके, ओके, ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। देखो हमें पता है दैट स्मृति ईरानी ने ये लिखा है, लाल सलाम लिखा है ना, स्मृति ईरानी ने लाल सलाम लिखा है। तो ए जो है वो 3 होना चाहिए, ए के लिए 3 होना चाहिए, सिर्फ ऑप्शन बी में है और सी में है। ओके, सिर्फ ऑप्शन बी में है और सी में है, मतलब ऑप्शन ए एंड सी आर ऐसे एलिमिनेटेड। ठीक है, बी डॉक्टर शंकराचार्य, शंकराचार्य ने, ही वॉज एन इकोनॉमिस्ट इजंट इट, सो इन्होंने लिखा है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड, अ पर्सनल जर्नी। ओके, सो बी के लिए ऑप्शन 2 होना चाहिए, बी के लिए ऑप्शन 2 मुझे यहीं दिख रहा है, यहाँ नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी योर आंसर।
ठीक है, सी ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा। सी आई सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ एन अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन। एंड डी के लिए 4, विजेंद्र नाथ गोस्वामी गोस फॉर कन्वर्सेशंस इंडियाज लीडिंग आर्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अगेन, देखो यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ। ठीक है, कहाँ पे क्या क्या है ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है, बताओ। यूनेस्को कहाँ है? आई थिंक यूनेस्को सबको पता होगा। ठीक है, पहला देखो वर्ल्ड यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? आई थिंक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, देखो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉशिंगटन डीसी में है ना, वॉशिंगटन डीसी में है। और यूनाइटेड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशंस कहाँ पे है? नो सॉरी, डब्ल्यूटीओ कहाँ पे? सॉरी माय बैड, डब्ल्यूटीओ कहाँ पे है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे? आई थिंक इट इज इन जिनेवा, इट इज इन जिनेवा, इजंट इट? और यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? यूनेस्को कहाँ पे है? यूनेस्को है पेरिस में। तो देखो बी के लिए 1, बी के लिए 1, देखो मतलब ऑप्शन ये तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी तो एलिमिनेट हो गया, बी के लिए 1 होना चाहिए। ठीक है, आईएमएफ आई थिंक डी वॉज 3, आईएमएफ आई थिंक कहाँ पे था? मैड्रिड में था। बताओ मुझे, बताओ मुझे आईएमएफ कहाँ था, बताओ मुझे। मैड्रिड में था या कहीं और था? सो आईएमएफ आई थिंक इट वाज इन वॉशिंगटन डीसी, आईएमएफ वॉशिंगटन डीसी में था, एंड ये स्पेन में था, है ना। ए का जो है 2 होता, सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी आंसर, ऑप्शन ए है तुम्हारा आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी योर आंसर। देखो अगर मुझे खाली ये बताओ यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें कंफ्यूज हो गया, इट वाज इन मैड्रिड स्पेन, है ना, ये मैड्रिड स्पेन में था, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर आंसर, एंड दैट इज व्हाई इट इज आवर आंसर। देख लो भाई इसे, आई होप एवरीवन इज राइटिंग दिस। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हाँ, देखो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं हमसे, अगेन लिस्ट दिया है वर्ल्ड लायन डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, वन मॉस्किटो डे, वर्ल्ड डॉग डे। चलो मैं देखता हूँ कि मुझे इसमें से क्या पता है ना, मुझे इसमें से क्या पता है। मुझे पता है कि भाई वर्ल्ड डॉग डे जो है, वर्ल्ड डॉग डे जो है वो 26 अगस्त मनाया जाता है, वर्ल्ड डॉग डे 26 अगस्त मनाया जाता है। तो डी के लिए 1, डी के लिए 1 मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, ये ऑप्शन एलिमिनेटेड, बी और सी में से एक आंसर होना है, बी और सी में से एक आंसर होना है। नाउ मुझे ये भी पता है कि भाई वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त मनाया जाता है, सो ए के लिए 2, ए के लिए 2 मतलब ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी योर आंसर। बी के लिए 3 एंड सी के लिए 4। बी वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 अगस्त। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे कब मनाया जाता है भाई? वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है 20 अगस्त को। ठीक है, ये सारे के सारे डेट देखो अगस्त में है, ये सारे के सारे डेट देखो अगस्त में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो 2021 Yidan Prize for Educational Development for Improving Learning Outcomes in School at Scale has given to किन्हें किन्हें दिया गया था? 2 जन को दिया गया था, ये 2 जन को दिया गया था। किन्हें? एरिक ए हनुशेक और डॉक्टर रुक्मणी बैनर्जी, इन दोनों को। ऑप्शन सी इज योर आंसर। देख लो भाई, ईरान प्राइज फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन आउटकम स्कूल किसे दिया गया था? 2 जन को दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए एंड डी, 2 जन को दिया गया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा जल्दी जल्दी से इसे हम कवर करते हैं। चलो क्या बोल रहा है,
विच एक्टर ड्रामा वॉज द बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑफ गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022। ठीक है, बहुत ही फेमस हुआ था। ठीक है, विल स्मिथ इन्होंने ऑस्कर में, ऑस्कर अवार्ड्स के शो में इन्हें चाटा भी मारा था होस्ट को। ठीक है, आई थिंक यू मस्ट हैव वॉच द क्लिप और सीन। आगे बढ़ते हैं, देखो व्हाट परसेंट ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। इट इज 70.8% टू बी एग्जैक्ट। ठीक है, 70.8% जो टोटल सरफेस एरिया है अर्थ का वो वाटर से कवर्ड है। ठीक है, सुन के ही कैसा लगता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो PROM stands from प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रैंडम ओनली मेमोरी ना, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। प्रोग्रामेबल रैंडम ऑब्जेक्टिव मेमोरी बोल के कुछ होता नहीं, प्रोग्राम्ड रैंडम ऑब्जेक्टिव मेमोरी बोल के कुछ नहीं होता। आंसर इज ऑप्शन ए, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PROM। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। न्यूक्लियन नहीं, राइबोसोम नहीं होता, यूरोक्रोम नहीं होता, आंसर क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14। द स्पीड ऑफ लाइट कितना है भाई, स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ ऑप्शन ए। 3 × 10⁸ है ना, ऑप्शन ए देख लो भाई, 3 × 10⁸ ऑप्शन ए है आंसर हमारा। देख लो इसे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है आंसर। हु इज द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कौन था भाई फर्स्ट मैन, शिल्पा टेंजिंग नॉर्गे नहीं, सर एडमंड हिलेरी नहीं, सर एवरेस्ट नहीं, मेसेनर एंड हैब्डर, ये ऑप्शन डी, मेसेनर एंड हैब्डर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो थोड़ा सा मैथ के क्वेश्चन हो जाए। क्या बोल रहा है, अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 20,000 इन 1980, इन 1 ईयर बाय 1981 इज इंक्रीज बाय 25%। 25% मतलब कितना होता है, 1/4 है ना, मतलब कितना बढ़ गया ये, 1/4 बढ़ गया। इसका 1/4 कितना होता है, 5,000, तब पॉपुलेशन कितना है, 25,000। ठीक है, नेक्स्ट ईयर इन 1982 इट डिक्रीज बाय 20%। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ भाई, 20% कम गया। 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 कितना होगा, इसका 1/5 होगा अगेन 5,000 है ना, तो ये फिर से कितना हो जाएगा, 20% कमेगा मतलब 5,000 कमेगा, ये फिर से हो जाएगा 20,000। ठीक, द नेक्स्ट ईयर इन 1983 देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%। अब पॉपुलेशन बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 30% बढ़ा। इसका 10% का मतलब 2,000, इसका 10% का मतलब 2,000, 30% मतलब 3 गुना, 2,000 का 3 गुना 6,000, तो 20,000 प्लस 6,000 मतलब कितना हो गया, 26,000 हो गया, है ना। What is the population at the end of 1983? आंसर इज ऑप्शन सी, 26,000। इस तरह से सोचना है हमें, इस तरह से हमें सोचना है इस क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, देखो अ मैन कैन रो एट 6 km/h इन स्टिल वाटर, मतलब स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर कितना है, 6 km/h। इफ द वेलोसिटी ऑफ करंट इज 2 km/h, स्पीड ऑफ रिवर करंट कितना है, 2 km/h, and it takes him 3 hours to row to a place and come back, how far is the place। ठीक है, वो जाएगा और जाके वापस आएगा, टोटल टाइम कितना लग रहा है उसे, 3 घंटे लग रहे हैं। चलो तो देखो जब जाएगा, मान लेते हो डाउन स्ट्रीम जाएगा, है ना, अलोंग द स्ट्रीम जाएगा, तो उसका स्पीड कितना होगा, 6 + 2 8 km/h। जब वो आएगा तो अपस्ट्रीम आएगा, तब स्पीड कितना होगा, 6 - 2 4 km/h, है ना। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द जर्नी, जर्नी का एवरेज स्पीड कितना हो गया, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं एवरेज स्पीड के लिए। क्या होता है भाई, 2 × S1 × S2 अपॉन में S1 + S2, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो कितना हो गया, 2 × 8 × 4 अपॉन में 8 + 4 12, ये आ गया, ये आ गया। तो देखो कितना आएगा ये, 4 के टेबल में काटेंगे, ये जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 8 × 2 16/3, ये हो गया एवरेज स्पीड। डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम,
स्पीड कितना है 16/3 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लिया है 3 घंटा। टाइम लिया है 3 घंटा। डिस्टेंस कितना हो गया 16 किलोमीटर। लेकिन 16 किलोमीटर आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें देखो ये डिस्टेंस 2 बार कवर हुआ है, एक बार यहाँ से यहाँ, एक बार यहाँ से यहाँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हाफ। ये डिस्टेंस 2 बार कवर हो रहा है, आंसर होगा इसका हाफ 8 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा देखो 8 किलोमीटर। ऑप्शन ए विल बी, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो। अ कार इज सोल्ड फॉर ₹85,000 एट अ लॉस ऑफ 20%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार? देखो एक कार को किस प्राइस पे सेल किया गया? सेलिंग प्राइस क्या था 85,000। 85,000 किस पे? 20% लॉस पे। 20% लॉस पे, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा कार का? कार का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 20% लॉस, 20% कम में बेचा गया, मतलब मल्टीप्लायर क्या होगा 80/100। ये किसके बराबर है 85,000 के। चलो 20 के टेबल में काटेंगे, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 4 बार। 4 का टेबल में काटेंगे, ये जाएगा 2 बार, 1 बार 10, फिर 2 बार 20, फिर 5 बार 0, है ना। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 21,250 इंटू 5, 21,250 इंटू 5। अब देखो 5 0 ज़ा 0, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12, 2 लिखेंगे, फिर 1 कैरी, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 कैरी 6, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना था 1,06,250 रुपये। 1,06,250 रुपये। दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। देख लो 1,06,250 रुपये, दिस वॉज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार। ठीक है, ये आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इफ आई सेल अ साइकिल एट ₹3600 एंड आई मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। अच्छा बात है। एट व्हाट प्राइस आई नीड टू सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%। देखो इस तरह क्वेश्चन को बेच करने का तरीका क्या है, मैंने कल भी इस तरह क्वेश्चन डिस्कस किया था। मान लो कॉस्ट प्राइस है 100, 20% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब 120 पे बेच रहा है। 120 पे बेच रहा है, इस पे कितना बेच रहा है 3600 रुपये मिल रहा है। अगर से 10% प्रॉफिट चाहिए तो कितने में बेचे 110 में बेचे। कितना हो जाएगा 3600 डिवाइड बाई 120 इंटू 110, है ना। 0 0 कैंसिल, 12 को टेबल में काटेंगे, ये जाएगा 300 बार। तो 300 इंटू 11, 11 इंटू 3 33, 3,300 से कितने बेचना चाहिए 3300 रुपये में उसे बेचना चाहिए। ऑप्शन सी हो गया आंसर। ओके, उसे कितने में बेचना चाहिए 3300 रुपये में उसे बेचना चाहिए। ऑप्शन सी इज योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोल रहा है। मोहन आस्क्ड 36 men टू बिल्ड हिज हाउस इन 30 days। अच्छा बात है। 50% ऑफ द वर्क जस्ट कंप्लीटेड इन 10 days। ठीक है, 50% ऑफ द वर्क हो गया, तो मोहन किसने क्या किया, उसने कुछ वर्कर्स को रिमूव कर दिया। मोहन रिमूव सम वर्कर्स। नाउ हाउ मेनी पर्सन्स डज ही नीड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन द डिसाइडेड टाइम। देखो अच्छा क्वेश्चन है। हम मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा था। मान लेते हैं सबका चेयर बनाने का काम है, एक आदमी एक दिन में एक चेयर बना रहा था। तो देखो 36 में एक दिन में कितना चेयर बनाएंगे 36 इंटू 1 चेयर बनाएंगे, इतना चेयर बनाएंगे एक दिन, है ना। और कितना दिन में काम खत्म होगा 30 दिन में काम खत्म होगा। 30 दिन में इतना चेयर बनाएंगे, ये था हमारा टोटल वर्क, ये था हमारा टोटल वर्क। लेकिन इसका 50% पहले ही खत्म हो गया, 10 दिन में ही खत्म हो गया। 50% 10 दिन में खत्म हो गया, मतलब आधा काम खत्म हो गया। तो रिमेनिंग कितना काम बचा है भाई, रिमेनिंग वर्क कितना बचा है 36 इंटू 1 इंटू 30 इंटू आधा, इतना काम बचा है, इतना काम बचा है ना। अब इसे करने के लिए हमारे पास दिन कितने हैं, 10 दिन में जो खत्म हो गया 10 दिन जा चुके हैं, 20 दिन बचा है हमारे पास। 30 दिन में खत्म करने का बात है, 20 दिन बचा है। अगर इतना काम हमें 20 दिन में खत्म करना है तो हमें कितने लोगों की जरूरत है। चलो देखा जाए, दो के डबल में काटते ही हो गया 18 टाइम्स,
ये हो गया 18 टाइम्स, 0 0 कैंसिल, 2 के 12 में इसको काटेंगे, ये हो गया 9 टाइम्स, है ना। तो हमें कितने लोगों की जरूरत है, हमें 27 लोगों की जरूरत है। हमें 27 लोगों की 27 लोगों की जरूरत है। 36 मेन थे, 36 मेन थे, तो कितने मेन भगाए गए, कितने मेन भगाए गए, 6 और 3 9, 9 मेन, 9 मेन को to complete. Now how many person does he need to complete the remaining work in the decided time? कितने लोगों की जरूरत है, इतने लोगों की जरूरत है। 9 इंटू 3 27 लोगों की जरूरत है। So Mohan remove some workers. Okay. How many person does he need to complete the remaining work in decided time? इसे कितने लोगों की जरूरत है, 27 लोगों की जरूरत है, लेकिन 27 तो ऑप्शन में है नहीं। ओके ओके, एक बार देखते हैं फिर से। 36 में 30 दिन में काम करते हैं, आधा काम खत्म हो गया 10 दिन में, बचा हुआ आधा काम, आधा काम इसका हाफ, आधा काम मतलब इसका हाफ, ये खत्म करना है 20 दिन में, तो 27 लोगों की जरूरत है, 27 लोगों की जरूरत है। चलो एक बार फिर से इसे कैंसिल करके देखें, देखो, तो फिर से इसे कैंसिल करके देखें, देखो रिमेनिंग वर्क कितना बचा है, इतना बचा है 36 इंटू 1 इंटू 30, इसका आधा काम बचा है इंटू 15, है ना, मतलब 36 इंटू 15 इतना काम बचा है। इतना काम कितने दिन को करना है, कितने दिन में खत्म होगा, इतना काम अगर मेरे को 20 दिन में खत्म करना है तो कितने लोगों की जरूरत है, चलो देखते हैं। 15 के टेबल में 4 बार, 3 बार, 4 के टेबल में 9 बार, 27 लोगों की जरूरत है। तो आई थिंक ऑप्शन थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है मुझे, ठीक है, ऑप्शन थोड़ा सा मुझे शेकी लग रहा है। ठीक है, चलो इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है, आंसर विल बी 27 में, इसको फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, अगर ये करेक्शन हुआ तो मैं इसको बाद में बोल दूंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। A tire has two punctures. The first puncture alone would make the tire flat in 6 minutes, and second alone would have done it in 8-9 minutes. ठीक है, if air leaks out at constant rain, then how long it take for both the punctures to make it flat? तो एक टायर जो है वो 6 मिनट में फ्लैट हो जाती है अपने आप, एक 9 मिनट में फ्लैट हो जाती है। अगर दोनों एक साथ खुले रहे तो टोटल हम मान सकते हैं कि 18 क्यूबिक मीटर में हवा है, 18 क्यूबिक मीटर हवा है टायर में। यहाँ से 3 क्यूबिक मीटर निकलता है, यहाँ से 2 क्यूबिक मीटर निकलता है 1 मिनट में। तो टोटल 18 क्यूबिक मीटर खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 18 डिवाइड बाई 3 प्लस 2 5, मतलब 3/5 मिनट्स लगेंगे। दोनों टायर एक साथ अगर खुल जाएं तो 3/5 मिनट्स लगेंगे पंचर होने में, ठीक है, फ्लैट होने में। 3/5 मिनट्स लगेंगे इस टायर को फ्लैट होने में। ओके, लिख लो इसे, लिख लो इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 7√2 मीटर, देन एरिया ऑफ द स्क्वायर। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, a√2, विच इज नथिंग बट 7√2, है ना। तो ए कितना है 7, ए कितना है 7 मीटर, और इसे एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया कितना होगा इसका, एरिया मतलब साइड स्क्वायर ए स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 49 मीटर स्क्वायर, है ना, 49 मीटर स्क्वायर ये होगा एरिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए इज टू बी कितना बोला है, 2:5, तो वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b अपॉन a प्लस बी। देखो ए इज टू बी हमसे बोला है 2:5, तो मतलब a का वैल्यू हम डायरेक्टली 2 बैठाएंगे, b का वैल्यू हम डायरेक्टली 5 बैठाएंगे, है ना। देखो हमसे क्या पूछा है, 2a प्लस 3b अपॉन में a प्लस बी, इसका वैल्यू कितना होगा, 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस 3b 3 इंटू 5 अपॉन में a प्लस बी 2 प्लस 5, कितना हो जाएगा 4 प्लस 15 अपॉन में 7, है ना।
15 + 4 19/7, रेशियो कितना होगा 19:7, ऑप्शन बी। रेशियो कितना होगा 19:7, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा देखो 19:7, ऑप्शन बी। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3888 and 38, 88 and 163 so as to leave same remainder in each case। ठीक है, चलो हमें क्या पता है, हमें क्या पता है, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ किसका, पहला नंबर माइनस दूसरे नंबर का, इसका मॉड्यूलस, ताकि माने का साइन ना, दूसरा नंबर माइनस तीसरे नंबर का, और तीसरा नंबर माइनस पहले नंबर का, इन तीनों का हमें डिफरेंस निकालना है। तो चलो 88 माइनस का 38 कितना हो गया बताओ तो, 8 माइनस से हो गया 50, माइनस का 50, इसका मॉड्यूलस ये आ गया। एचसीएफ निकालने बैठे हैं, ये कितना हो जाएगा 163 माइनस का 88, तो 63 यहाँ आया प्लस का 12, 63 + 12 कितना हो गया 75, माइनस का 75 ये आ गया, और ये कितना आएगा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव आएगा, है ना। कितना आएगा देखो 163 माइनस का 38, तो 13 में से 8 गया मतलब लास्ट में बचा 5, 13 में से 8 गया लास्ट में बचा 5, उसके बाद क्या हो गया 15 में से 3 गया मतलब आएगा 12, 125, मतलब किसका किसका 50, 75 और 125 का एचसीएफ निकालना है। ये सब तीनों मैक्सिमम कॉमन क्या दिख रहा है 25 कॉमन दिख रहा है मैक्सिमम, एचसीएफ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन सी होगा आंसर। एचसीएफ कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। देख लो इसे, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोल रहा है, इफ पी इज प्रिंसिपल, आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एंड टी इज टाइम इन ईयर्स, इफ एस आई इज सिंपल इंटरेस्ट देन एस आई इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये होता है एस आई इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये होगा पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, दिस इज एस आई, ये भी देखो वही फॉर्मूला है, दूसरी तरह से लिखा हुआ है, ये भी होगा, है ना। पी इंटू आर अपॉन में टी, नहीं ये तो नहीं होता, आर के लिए देखो ये फॉर्मूला गलत है, टी के लिए देखो ये फॉर्मूला गलत है, पी इंटू आर इंटू टी ये फॉर्मूला सही है एस आई के लिए, तो ए बी एंड ई, ए बी एंड ई ऑप्शन डी होगा आंसर, ए बी एंड ई ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, two numbers are in the ratio 4:3, if 2 is added to each then the new ratio becomes 5:4। ठीक है, देखो दो नंबर्स थे, मान लेते हैं ए और बी, उनके बीच रेशियो कितना था 4:3, दोनों में जब 2 ऐड किया तो रेशियो कितना हो गया 5:4, है ना। तो देखो 4 से 5 हुआ है मतलब कितना बड़ा है, एक बड़ा है, नीचे लिखते देखो, दो नंबर था ए और बी, इनके बीच रेशियो कितना था 4:3, जब इन दोनों में हम 2 ऐड करेंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा 5:4 हो जाएगा, तो 4 से हो गया 5 मतलब कितना ऐड हुआ है 1 ऐड हुआ है, 1 ऐड हुआ है, लेकिन ऐड कितना होना चाहिए 2 ऐड होना चाहिए, तो 1 को बनाना है 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 से हर जगह मल्टीप्लीकेशन, तो नंबर्स निकालने हैं मुझे, नंबर्स क्या क्या है 4 इंटू टू 3 इंटू टू 4 इंटू टू 8, 3 इंटू टू 6, 8 और 6 नंबर्स क्या क्या थे, ऑप्शन सी 8 एंड 6, है ना, नंबर्स थे 8 एंड 6, लिख लो इसे। ओके,
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 पॉजिटिव इंटीजर्स इज। पहले 99 पॉजिटिव इंटीजर, 1 2 3 4 ऐसे करते 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 पहले 99 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, सारा नंबर सीरीज में दिया है, एवरेज क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर डिवाइड बाई 2, 1 प्लस 99 डिवाइड बाई 2, मतलब 100 डिवाइड बाई 2, एवरेज कितना होगा, 50 होगा। देखो एवरेज कितना होगा, ऑप्शन बी 50 होगा, है ना। 50 विल बी योर एवरेज, 50 होगा इसका एवरेज। ठीक है, तो हमारे CUT का जो क्रैश कोर्स है 1 महीने का, उसे जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वे सब लोग आज ही इनरोल कर लें। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है वो दे दिए हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई बात करना है, कोई डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर दिया हुआ है, यू कैन कॉल देम एंड टॉक टू अस। ओके, CUT का क्रैश कोर्स हमारा 1 महीने का है, जिसमें हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे फास्ट एंड फॉरवर्ड बेसिस पे। एंड इफ यू वांट टू इनरोल, डिस्क्रिप्शन के लिए जो बैच का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है। Okay, thank you so much to all of you. Keep subscribing and keep watching us.